अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। रेड ब्लड सेल एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर डीएनए नहीं होता। इसको रिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। रिथ्रोसाइट इस वजह से कहा जाता है कि एरिथ्रोस का मीन रेड होता है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड होता है। रेड ब्लड सेल का बहुत सारे ब्लड के अंदर फंक्शन है जो कि पूरी बॉडी जो है उससे रिलेट करती है। अब ये रेड ब्लड सेल जैसे ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को भी, और इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल है ये इसकी जो क्वांटिटी है वो दूसरे सेल्स के निस्बत ज़्यादा होती है। उसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। नॉर्मल वैल्यू आरबीसी काउंट रेंजेस बिटवीन 4 एंड 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अब ब्लड के अंदर जो इसकी क्वांटिटी होती है रेड ब्लड सेल की वो तकरीबन 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अब ये कुछ बुक्स जो हैं वो उन्होंने 6 मिलियन का पर क्यूबिक मिलीमीटर तक भी लिखा है। तो ये जो रेफरेंस रेंजेस होती हैं या नॉर्मल रेंजेस जो होती हैं ये फिर एरिया के मुताबिक एडजस्ट की जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन उनमें नहीं होती। एडल्ट मेल के अंदर ये तकरीबन 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर तक होते हैं और एडल्ट फीमेल के अंदर ये तकरीबन 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर तक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मॉर्फोलॉजी के अंदर इसकी नॉर्मल शेप आ जाती है, नॉर्मल साइज है, इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। नॉर्मल शेप में रेड ब्लड सेल एक डिस्क शेप की तरह का होता है, बाइकनकेव शेप है इसकी। इसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन यहाँ से लेके इधर तक ये 7.2 माइक्रो है, और अगर इसको साइड व्यू से देखा जाए तो ये एक डंबल शेप होता है और सेंटर से थिन होता है और पेरिफेरी से ये थिक होता है। सेंटर से इसका डायमीटर 1 माइक्रो होता है और पेरिफेरी से इसका डायमीटर तकरीबन 2.2 माइक्रो होता है। अब ये बाइकनकेव इसकी शेप है। बाइकनकेव शेप के एडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 पे बाइकनकेव शेप हेल्प्स इन इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंट इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल। अब ये इक्वल और रैपिड डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन की है वो बाइकनकेव शेप से इजीली हो जाती है। तो ये ऐसी जो बाइकनकेव शेप है ये हेल्प करता है डिफ्यूजन के अंदर। Number 2, large surface area is provided for absorption or removal of different substances. अब इसका जो लार्ज सरफेस एरिया है ये हेल्पफुल होता है इसके लिए कि ये एब्जॉर्प्शन करा रहा है, यानी जो एक सेल के बाहर से जो यूजफुल सब्सटेंस हैं वो सेल के अंदर आने में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसकी रिमूवल के अंदर ये जो लार्ज सरफेस एरिया है रेड ब्लड सेल का ये हेल्पफुल होता है। नंबर 3 में मिनिमल टेंशन इज ऑफर्ड ऑन द मेम्ब्रेन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सेल अल्टर। अब जैसे अगर इस पर कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर आता है तो ये बाइकनकेव शेप जो होती है उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर भी कम पड़ेगा। नंबर 4 पे बिकॉज ऑफ बाइकनकेव शेप while passing through minute capillaries, RBCs squeeze through these capillaries very easily without getting damaged. बाइकनकेव शेप की वजह से जो रेड ब्लड सेल हैं वो जब माइन्यूट कैपिलरीज से जो पास होते हैं, जैसा कि स्प्लीन की कैपिलरीज हैं वो भी माइन्यूट होती हैं, तो जो भी माइन्यूट कैपिलरीज होंगी वहां से पास होंगे तो बाइकनकेव शेप जो होगी उसकी वजह से ये इजीली पास हो जाएंगे और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज नहीं होगी। नॉर्मल साइज। अब इसका जो डायमीटर है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो तकरीबन 7.2 माइक्रो होता है और इसकी जो रेंज है वो 6.9 to 7.4 माइक्रो होती है। थिकनेस है रेड ब्लड सेल, इसकी जो थिकनेस है वो पेरिफेरी से थिकर होता है, वो तकरीबन 2.2 माइक्रो होता है और सेंटर से थिन होता है, और ये इसका जो डिफरेंस है ये बाइकनकेव शेप की वजह से। सरफेस एरिया इसका तकरीबन 120 स्क्वायर माइक्रो है, वॉल्यूम इसका 85 to 90 क्यूबिक माइक्रो होता है।
अब इसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है, जो कि डिफरेंट स्टेजेस से होकर मैच्योर हो जाता है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर डीएनए नहीं होता। अदर ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस है, वो भी रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं होते। इसके अलावा जैसे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो जो एनर्जी होगी, अब माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं तो एनर्जी तो रेड ब्लड सेल को चाहिए, तो एनर्जी ये ग्लाइकोलिटिक जो प्रोसेस होता है उसके जरिए ये एनर्जी हासिल करता है। अब ये इंसुलिन रिसेप्टर इसके ऊपर नहीं होते, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उनकी ग्लाइकोलाइसिस होती है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो को इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है ये। इंसुलिन डिपेंडेंट हो तो फिर इसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर भी लगे हों जो कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराएं। रेड ब्लड सेल जो है इसकी एक प्रॉपर शेप होती है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। अब इसे ये साइटोस्केलेटन की वजह से ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है और ये साइटोस्केलेटन इसका एक्टिन और स्पेक्ट्रम से मिलकर बना होता है और इन दोनों जो प्रोटीन है इनको एंकर किया होता है थर्ड प्रोटीन है, उसे कहते हैं एन कायरिन। अगर स्पेक्ट्रम के अंदर किसी किस्म की कोई एब्सेंस हो जाता है या स्पेक्ट्रम अपना मतलब प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर नहीं होता या प्रॉपर फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम में नहीं होती, तो फिर ये सफीरोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लोब्यूलर रेड ब्लड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसकी जो शेप है वो बाइकनकेव शेप नहीं रहेगी, ये ग्लोब्यूलर शेप हो जाएगी और उसे कहेंगे सफीरोसाइटिक। सफीरोसाइट इज वेरी फ्रेजाइल एंड इजीली रप्चर्ड hemolyzed in hypotonic solutions। अब इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती है जो कि प्रेशर बेयर नहीं कर सकती और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर या जैसे सर्कुलेशन के अंदर ही कहीं कोई प्रेशर आएगा या मैन्यूट कैपिलरी से गुजरेंगी तो फिर इन रेड ब्लड सेल की रप्चरिंग हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लड सेल, उसमें इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर रोलेक्स फॉर्मेशन आ जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पैक सेल वॉल्यूम, सस्पेंशन स्टेबिलिटी। अब रेड ब्लड सेल है इसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम थोड़ा सा ब्लड उसको किसी ट्यूब में डाल कर रखते हैं तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं। अब ये पाइल अप होने की जो प्रॉपर्टी है इसकी ये रेड ब्लड सेल के अंदर होती है, ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि ये इकट्ठे हुए पड़े हैं, एक दूसरे के पाइल अप हुए पड़े हैं। तो ये एक ब्लड की स्लाइड है जिसमें ये शो कराया गया है रोलेक्स फॉर्मेशन। तो इसकी जो पाइल अप होने की जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। अब ये एक्सेलरेट होते हैं पाइल अप इसका ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन की वजह से, लेकिन जब ये सर्कुलेशन में होते हैं तब ये पाइल अप नहीं होते, तब ये आपस में मिक्स नहीं होते। अगर ये पाइल अप हो जाए तो स्मूथ जो सर्कुलेशन है वो नहीं होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रेड ब्लड सेल की है वो 1.092 टू 1.101 होती है और पैक सेल वॉल्यूम जो रेड ब्लड सेल है इसका वॉल्यूम तकरीबन 45% ब्लड के अंदर होता है और प्लाज्मा का वॉल्यूम तकरीबन 55% होता है। सस्पेंशन स्टेबिलिटी, अब ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल हैं वो एक सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहते हैं। अगर वो सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं होंगे तो क्या होगा कि ब्लड प्रॉपर जो है वो ये रेड ब्लड सेल सर्कुलेट नहीं कर सकेगा, रेड ब्लड सेल की सर्कुलेशन परफेक्ट होगा अगर सस्पेंडेड फॉर्म नहीं होंगे, ये आपस में मिल जाएंगे और किसी भी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक सकती है। इसकी प्रॉपर्टी को सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहते हैं। रेड ब्लड सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं और आपस में नहीं मिलते और इनकी जो सस्पेंडेड स्टेबिलिटी है या सस्पेंशन स्टेबिलिटी है वो स्टेबल रहती है।
लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 120 डेज होता है, और 120 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर, जिसमें यूजुअली स्प्लीन है। स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती हैं, जब ये उसमें से पास होते हैं तो जो जिनकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो चुकी होगी, 120 डेज के बाद इनकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती है और ये रप्चर हो जाती है। अब ये रेड ब्लड सेल है, ये पता लगाने के लिए कि ये बाकी 120 डेज इनकी लाइफ स्पैन है, तो उसका एक प्रोसीजर है। उसमें यह है कि रेडियो आइसोटोप मेथड यूज किया जाता है। रेड ब्लड सेल जो है, जो न्यूली फॉर्म होते हैं, उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे रेडियो एक्टिव आयरन है और रेडियो एक्टिव क्रोमियम है, उसमें उसके साथ इनकी टैगिंग कर दी जाती है। अब ये रेड ब्लड सेल सर्कुलेशन में रहेगा तो वो जो रेडियो आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी विजिबिलिटी जो एनालाइजर होगा उसके जरिए पता चलती रहेगी कि इस वक्त ये सर्कुलेशन में है। अब वो जितने दिन के बाद डिसअपीयर हो जाएगा तो वो दिन कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, वो तकरीबन 120 डेज निकलते हैं। फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। When the cells become older, 120 days, the cell membrane becomes more fragile. Diameter of the capillary is less or equal to that of red blood cell. Younger RBCs can pass through the capillaries easily. However, because of the fragile nature, the older cells are destroyed while trying to squeeze through the capillaries. The destruction occurs mainly in the capillaries of red pulp of spleen because the diameter of splenic capillaries is very small. इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि जो रेड ब्लड सेल 120 डेज के हो जाते हैं तो उनकी जो मेम्ब्रेन है वो डेलिकेट हो जाती है। अब जो डायमीटर होता है कैपिलरीज का, वो या तो रेड ब्लड सेल के साइज के बराबर होता है या उनसे कम होता है। जो यंगर रेड ब्लड सेल होते हैं वो कैपिलरीज से इजीली पास हो जाते हैं, और जो फ्रेजाइल नेचर के होते हैं या ओल्डर सेल्स होते हैं, वो जब कैपिलरीज से पास होने की कोशिश करते हैं और उन पर जब प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है कि उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो रप्चर हो जाती है। रेड पल्प ऑफ स्प्लीन है, इसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं उनका डायमीटर काफ़ी कम होता है, रेड ब्लड सेल से कम होता है, तो यंगर आरबीसी तो उसमें से पास हो जाते हैं। लेकिन जो यंगर नहीं होते, ओल्डर होते हैं, या जिनकी जो मेम्ब्रेन है वो डेलिकेट हो चुकी होती है, वो वाले रेड ब्लड सेल उसमें से जब पास करने लगते हैं तो रप्चर हो जाते हैं। इसी रीजन की वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। Destroyed RBCs are fragmented and hemoglobin is released from the fragmented parts. Hemoglobin is immediately phagocytized by macrophages of the body, particularly the macrophages present in liver, Kupffer cells, spleen and bone marrow. अब ये जो रेड ब्लड सेल जो डिस्ट्रॉय होते हैं, इनकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है और हीमोग्लोबिन उसमें से रिलीज होती है। अब हीमोग्लोबिन को जो मैक्रोफेजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो फैगोसिटाइज कर लेते हैं और हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन होती है। हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू आयरन, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन. Iron combines with the protein called apoferritin to form ferritin, which is stored in the body and reused later. Globin enters the protein depot for later use. Porphyrin is degraded into bilirubin, which is excreted by liver through bile. इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट होती है डिग्रेड होने के बाद आयरन में, ग्लोबिन में, पोरफायरिन, इन तीनों में कन्वर्ट हो जाती है। अब आयरन जो है ये एपोफेरेटिन के साथ मिलता है और फेरेटिन बनाता है और फिर बॉडी में स्टोर हो जाता है, और दोबारा जो है, जो जैसे रेड ब्लड सेल बन रहे हैं तो उनको आयरन की जरूरत होती है, तो वो आयरन रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के अंदर यूज हो जाता है बोन मैरो में।
इसी तरह जो ग्लोबिन है वो भी जो प्रोटीन की डेपोजिशन जहाँ हो रही होती है वहाँ डिपोजिशन इसकी हो जाती है, और जब ग्लोबिन की जरूरत होती है तो तब ये ग्लोबिन दोबारा रीयूज हो जाती है। इसी तरह पोरफायरिन है, ये बिलिरुबिन में डिग्रेड होता है और इसी तरह लीवर में एक्सक्रीट होता है और बाइल के अंदर ये यूज हो जाता है। Daily 10% red blood cells which are senile are destroyed in form in normal young healthy adults. It causes release of about 0.6 gram per deciliter of hemoglobin into the plasma. From this 0.9 to 1.5 milligram per deciliter bilirubin is formed. अब डेली जो रेड ब्लड सेल जो कि डेलिकेट होते हैं वो तकरीबन 10% डेली वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और इसी तरह उनमें से तकरीबन 0.6 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन उनमें से प्लाज्मा के अंदर इंटर होती है। उसमें से 0.9 टू 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलिरुबिन जो है वो बनती है। ये एक फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, जिसके अंदर ये डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन के अंदर हो रही है। उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ है और उसमें से आयरन, ग्लोबिन, पोरफायरिन ये तीनों इसमें से निकले। पोरफायरिन ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है और बिलिरुबिन जो है वो फिर आगे एक्सक्रीट हो जाता है। इसी तरह ग्लोबिन जो प्रोटीन जो है वहाँ उसकी डिपोजिशन हो जाती है, ग्लोबिन की स्टोर हो जाता है और फिर ये दोबारा रीयूज हो जाता है। आयरन एपोफेरेटिन के साथ मिलेगा, फेरेटिन में कन्वर्ट होगा और फिर ये स्टोर हो जाएगा और दोबारा जब नीड होगी तो फिर ये यूज हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के बहुत सारे फंक्शंस हैं। उसमें नंबर 1 पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। Hemoglobin in red blood cell combines with oxygen to form oxyhemoglobin. About 97% of oxygen is transported in blood in the form of oxyhemoglobin. हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलती है, तो इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन। बॉडी के अंदर तकरीबन 97% जो ऑक्सीजन है जो लंग से टिश्यूज की तरफ वो इसी फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसफर की जाती है। नंबर 2 पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। Hemoglobin combines with carbon dioxide and form carb hemoglobin. About 30% of carbon dioxide is transported in this form. RBCs contain a large amount of the carbonic anhydrase. This enzyme is necessary for the formation of bicarbonate from water and carbon dioxide. Thus, it helps to transport carbon dioxide in the form of bicarbonate from tissues to lungs. About 63% of carbon dioxide is transported in this form. इस पैराग्राफ के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है और इनका जो कम्प्लेक्स बनता है उसको कहते हैं कार्ब हीमोग्लोबिन। तकरीबन 30% जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्म में टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है जो कि क्या करता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में फ्यूजन करवाता है और बाइकार्बोनेट उससे बनता है। अब जो तकरीबन 63% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह 63% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। नंबर 3 बफरिंग एक्शन इन ब्लड। Hemoglobin functions as a good buffer. By this action, it regulates the hydrogen ion concentration and thereby play a role in the maintenance of acid-base balance. अब ये बॉडी के अंदर एसिड लेवल
एसिडिटी ना हो जाए या इसके अलावा अल्कलाइन नेचर इंक्रीज ना हो जाए बहुत ज़्यादा, जो टिश्यूज़ के लिए या सेल्स के लिए हार्मफुल हो। तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये एच आयन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है और एसिड बेस बैलेंस जो है इसको भी इसके जरिए रेगुलेट करेगा। नंबर 4 पे इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। Red blood cell carry the blood group antigen A antigen, P antigen, RH and RH factor. This helps in determination of blood group and enables to prevent reactions due to incompatible blood transfusion. ये जो रेड ब्लड सेल है इसके जो ऊपर एंटीजन लगा होता है, अब ये इसकी वजह से ग्रुप स्पेसिफाई होते हैं। ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो उसमें ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ये वाले ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब ये इनकी जो डिटर्मिनेशन होती है वो रेड ब्लड सेल की वजह से होती है। अब जिसको ब्लड की ज़रूरत है तो सेम ग्रुप उसके लिए रिकमेंडेड होता है। तो अगर ए बी पॉजिटिव को ए नेगेटिव लग जाएगा तो वो रिएक्शन करता है। तो रेड ब्लड सेल की वजह से ये पता चल जाता है कि इस पर्सन का ये ब्लड ग्रुप है और इसे यही वाला ही लगना चाहिए। वेरिएशन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। रेड ब्लड सेल इसके जो काउंट होता है उसके अंदर जो वेरिएशन होती है वो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन भी होती है और पैथोलॉजिकल वेरिएशन भी होती है। तो पहले हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। नंबर ए, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट। Increase in the red blood cell count known as polycythemia. It occurs in both physiological and pathological condition. When it occurs in physiological condition, it is called physiological polycythemia. The increase in number during this condition is marginal and temporary. It occurs in the following conditions. रेड ब्लड सेल काउंट है वो अगर ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया फिजियोलॉजिकल भी होता है, पैथोलॉजिकल भी होता है। जो फिजियोलॉजिकल होगा उसे कहेंगे फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया और जो पैथोलॉजिकल होगा उसे कहेंगे पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया को डिस्कस करते हैं। अब ये जो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया होता है ये कोई खास हार्मफुल नहीं होता, टेम्परेरी थोड़े से रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं लेकिन फिर वो बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। उसमें एज है, अब जो एट बर्थ या न्यूबॉर्न जो होते हैं तो उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो तकरीबन 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। तो ये जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इसका काउंट कम हो जाता है। अक्सर चाइल्ड जो है उनको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाएगा, रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होगी, उसकी वजह से उनके अंदर रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाएगा। इसके अलावा जो चिल्ड्रन जो ग्रोइंग एज में होते हैं उनका रेड ब्लड सेल काउंट जो है वो एडल्ट से ज्यादा होता है। नंबर 2 पे सेक्स, जेंडर। बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल रेड ब्लड सेल काउंट इज सिमिलर टू दैट इन मेल्स। During reproductive period of females, the count is less than that of males, 4.5 million per cubic millimeter. इसमें यह बात की गई है कि प्यूबर्टी से पहले और मेनोपॉज के बाद जो रेड ब्लड सेल काउंट फीमेल्स के अंदर होता है वो तकरीबन मेल्स के इक्वल होता है, लेकिन उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है जिसके अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे होते हैं तो उसमें उनका जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो मेल के काउंट से कम होगा। और जैसे ही मेनोपॉज होगा, मेनोपॉज कहते हैं ये मेंस्ट्रुअल पीरियड के स्टॉपेज को, कि वो एक ख़ास एज होती है जैसे 45-50, तो उसके अंदर मेनोपॉज हो जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है। उसके रुकने की वजह से अब रेड ब्लड सेल काउंट मजीद बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से उन जो फीमेल है उसका काउंट मेल काउंट के बराबर हो जाता है।
नंबर 3 पे हाई एल्टीट्यूड inhabitants of mountains above 10,000 feet from mean sea level having an increased red blood cell count of more than 7 million per cubic millimeter. It is due to hypoxia in high altitude. Hypoxia stimulates kidney to secrete a hormone called erythropoietin. The erythropoietin in turn stimulates the bone marrow to produce more red blood cells. अब ऐसे पर्सन जो कि माउंटेन्स पे रहते हैं या 10,000 फीट के ऊपर रहते हैं तो उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो तकरीबन 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर तक चला जाता है। ये इस वजह से होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है और ऑक्सीजन प्रेशर कम होता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन कम बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी को ये लगता है कि शायद इस वक्त ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है। अब ये हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करता है किडनीज को और वो सिक्रीट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जाके बोन मैरो पे एक्ट करता है और उसे कहता है कि इस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो गई है और रेड ब्लड सेल मजीद बनाओ, तो बोन मैरो मजीद रेड ब्लड सेल बनाता है। इस वजह से ये एक फिजियोलॉजिकली रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ जाता है। Muscular exercise. There is a temporary increase in red blood cell count after exercise. It is because of mild hypoxia and contraction of spleen. Spleen stores red blood cell. Hypoxia increases the sympathetic activity, resulting in secretion of adrenaline from adrenal medulla. Adrenaline contracts spleen and RBCs are released into blood. जब मस्कुलर एक्टिविटी होती है जैसे कोई रनिंग कर ली या बहुत ज़्यादा वॉक कर ली या कोई ऐसी कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर ली तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल काउंट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ये इस वजह से होता है कि हाइपोक्सिया जनरेट होता है और बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन उन मसल्स में ज़्यादा यूज़ होती है जो वाले मसल एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। अब ये क्या होता है कि स्प्लीन की कंट्रैक्शन होती है स्प्लीन की, वो ऐसे होती है कि जब हाइपोक्सिया बॉडी के अंदर होता है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी होती है। जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो एड्रेनालिन की सिक्रीशन कराती है एड्रेनल मेडोला से। एड्रेनल मेडोला एक ग्लैंड है जो कि किडनीज के ऊपर होता है, तो वहां से एड्रेनालिन की सिक्रीशन होती है। एड्रेनालिन रेड ब्लड सेल को रिलीज कराता है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन जो कि ब्लड के अंदर आ जाते हैं और इस तरह एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जो रेड ब्लड सेल हैं वो थोड़ी सी उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। नंबर 5 है इमोशनल कंडीशंस हैं। इमोशनल कंडीशन जैसे एग्जाइटी होगी तो उसके अंदर भी इसी तरह की जैसे मस्कुलर एक्टिविटी जैसे उसके अंदर रेड ब्लड सेल इंक्रीज कर गए तो वो भी इमोशनल कंडीशंस में भी ऐसे ही इंक्रीज कर जाएंगे। नंबर 6 इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर। Increase in atmospheric temperature increases red blood cell count. Generally, increased temperature increases all the activities in the body, including production of red blood cells. अब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉडी के जो एक्टिविटीज हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट जो रिएक्शंस हो रहे हैं तो जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी है तो वो ये रेज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रेड ब्लड सेल ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज होगी। नंबर 7 आफ्टर मील्स। There is a slight increase in the red blood cell count after taking meals. It is because of need of more oxygen for metabolic activities. जैसे ही खाना खाया जाता है तो क्या होगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की नीड बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया जनरेट होता है और रेड ब्लड सेल काउंट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है।
फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया इन इमोशनल कंडीशंस एंड एक्सरसाइज। अब ये यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, उसके अंदर इमोशनल कंडीशंस और मस्कुलर एक्सरसाइज को बताया गया है। जब इमोशनल कंडीशंस या मस्कुलर एक्सरसाइज होती हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और सिक्रीशन जो एड्रेनलिन की है वो भी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से स्प्लीन की कंट्रैक्शन होती है, आरबीसी स्प्लीन के अंदर स्टोर होते हैं, वहां से रेड ब्लड सेल सर्कुलेशन में आ जाएंगे। डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट। Decrease in red blood cell count occurs in the following physiological conditions. Number 1, high barometric pressure. At high barometric pressures, as in deep sea, when the oxygen tension of blood is higher, the red blood cell count decreases. अब ये डीप सी के अंदर ऑक्सीजन टेंशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। अब ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाएगा। Number 2, during sleep. Red blood cell count decreases slightly during sleep and immediately after getting up from sleep. Generally, all the activities of the body are decreased during sleep, including production of red blood cells. स्लीप कंडीशन के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाती हैं, जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज हैं वो उनकी जो बॉडी की एक्टिविटीज कम हो जाएंगी और जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम यूज होगी और रेड ब्लड सेल जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। नंबर 3 पे प्रेगनेंसी। In pregnancy, the red blood cell count decreases. It is because of increase in extracellular fluid volume. Increase in extracellular fluid volume increases the plasma volume, also resulting in hemodilution. So there is a relative reduction in the red blood cell count. प्रेगनेंसी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से जो ब्लड है वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, उसके अंदर जो प्लाज्मा का लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो भी कम हो जाएगा। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। अब पॉलीसाइथीमिया एक फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया है और दूसरा पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया है। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया is the abnormal increase in the red blood cell count. Red cell count increases above 7 million per cubic millimeter of the blood. Polycythemia is of two types, the primary polycythemia and secondary polycythemia. किसी abnormality की वजह से जो red blood cell count increase कर जाए तो उसे पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, तो इसका काउंट 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज्यादा हो सकता है। अब ये जो पॉलीसाइथीमिया होता है ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया इज अदरवाइज known as polycythemia vera. It is a disease characterized by persistent increase in the red blood cell count above 14 million per cubic millimeter of blood. This is always associated with increased white blood cell count above 24,000 per cubic millimeter of blood. Polycythemia vera occurs in myeloproliferative disorders like malignancy of red bone marrow. इस पैराग्राफ के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है उसे पॉलीसाइथीमिया वेरा भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल काउंट वो परसिस्टेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, 14 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी बढ़ जाता है, और जो वाइट ब्लड सेल काउंट है वो भी इंक्रीज करता है, वो तकरीबन 24,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी बढ़ जाता है। अब ये जो पॉलीसाइथीमिया होता है ये जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर मिलिग्नेंसी वगैरह कैंसर की वजह से होता है और रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन
ये इंक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल, ये इसको बॉडी से निकालना भी पड़ता है, ब्लीड भी करवाना पड़ता है पेशेंट को। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया रिलेट करता है अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस के साथ। उसके अंदर लंग्स की पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, हार्ट की, इसके अलावा केमिकल पॉइजनिंग है, हेमरेज है। उस वजह से बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया जनरेट होता है और आरपीसी काउंट नॉर्मल से इंक्रीज कर जाता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे एम्फीसीमा, इसमें जो एयर सैक होती हैं लंग्स के अंदर, वो उनका डिसऑर्डर हो जाता है और ब्रीथिंग डिफिकल्ट हो जाती है। उसके अंदर क्या होगा कि इस कंडीशन की वजह से हाइपोक्सिया जनरेट हो जाएगा और हाइपोक्सिया जनरेट होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाएगा। नंबर 2 पे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, ऐसी हार्ट डिजीज जो कि न्यू बॉर्न बेबी में होती हैं और बर्थ के वक्त मौजूद होती हैं, उसे कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज। अब जिनको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होंगी तो उनके अंदर भी ये हाइपोक्सिया जनरेट हो सकता है और रेड ब्लड सेल काउंट नॉर्मल से इंक्रीज कर जाएगा। नंबर 3 पे आइजर डिजीज है। उसके अंदर क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी होती है। राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ भिजवाता है, तो लंग्स में किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड जा नहीं पाता और इसके ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। राइट वेंट्रिकल के जो मसल है उसका साइज इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल से। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है और रेड ब्लड सेल काउंट नॉर्मल से इंक्रीज कर जाएगा। नंबर 4 पे क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर लंबे अरसे तक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती रहे तो उससे भी हाइपोक्सिया बॉडी में होता है और रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज कर जाता है। नंबर 5 पे पॉइजनिंग बाय केमिकल लाइक फास्फोरस एंड आर्सेनिक। अब ये जो केमिकल्स है उसकी पॉइजनिंग हो जाए जिसमें फास्फोरस आर्सेनिक है तो उससे भी पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर किसी जगह रेड ब्लड सेल अकोमोलेट हो जाए, यानी कि किसी आर्टरी या वेन के रप्चर होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल वहां से निकलें और कैविटी वगैरह में डिपॉजिट हो जाएं, तो सर्कुलेशन में रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे। अब ये सर्कुलेशन के अंदर रेड ब्लड सेल कम होने की वजह से हाइपोक्सिया जनरेट होगा और सिग्नल जाएंगे कि हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो गई है और बोन मैरो मजीद रेड ब्लड सेल जो है उनकी फॉर्मेशन करेगा। अब ये जितनी भी कंडीशंस ये ऊपर डिस्कस की 1 से 6 तक, तो ये सारी इनसे हाइपोक्सिया जनरेट होता है। हाइपोक्सिया जो है वो इरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन कराएगा और इरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और आरबीसी काउंट इंक्रीज कर जाएगा। एनीमिया, एबनॉर्मल डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट इज कॉल्ड एनीमिया। अगर रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाए एबनॉर्मली तो ऐसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। वेरिएशन इन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल है अगर इसके जो साइज के अंदर वेरिएशन आ जाए तो वो किसी डिजीज की वजह से हो सकती है। फिजियोलॉजिकल्स भी होती हैं, पैथोलॉजिकल भी होती हैं। माइक्रोसाइट, अगर रेड ब्लड सेल नॉर्मल से कम हो जाए उसे माइक्रोसाइट कहते हैं। अगर लार्ज हो जाए उसका साइज नॉर्मल से तो उसे मैक्रोसाइट कहते हैं। अगर डिफरेंट साइज के सेल्स हों सर्कुलेशन में तो उसे कहते हैं अनाइसोसाइट या अनाइसोसाइटोसिस। अब ये स्मॉल साइज का सेल है, ये देखिए लार्ज साइज का सेल, तो ये स्मॉल है, ये माइक्रोसाइट इन्हें कहेंगे। ये जैसे ये नॉर्मल हो गया, ये स्मॉल हो गया। अब कंडीशन है जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग के अंदर हो सकते हैं। इसी तरह जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए ब्लड के अंदर, उससे भी
माइक्रोसाइट हो सकते हैं। मैक्रोसाइट, अब मैक्रोसाइट ये नॉर्मल सेल है, ये बड़ा सेल आपको नजर आ रहा है, नॉर्मल से जिसका साइज इंक्रीज कर जाए उसे कहते हैं मैक्रोसाइट। ये जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसके अंदर फोलेट की डिफिशियंसी हो जाती है, जब आरबीसी की फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो फोलेट अगर उसको प्रॉपर ना मिले तो फिर वो रेड ब्लड सेल जो है उसकी जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होती और उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। इस तरह डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए ब्लड के अंदर तो उससे भी मैक्रोसाइट हो सकते हैं। अनाइसोसाइटोसिस, सेल्स अगर डिफरेंट उसके नजर आए, किसी का साइज कम हो किसी का ज्यादा हो, जैसे ये नजर आ रहे हैं, जैसे ये स्मॉल साइज है, ये बड़े साइज का है, इसी तरह ये उससे बड़े साइज का है। इस तरह सेल्स अगर ब्लड फिल्म के अंदर डिफरेंट वेरिएशन साइज में नजर आए तो उसे कहते हैं अनाइसोसाइटोसिस। वेरिएशन इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल डिफरेंट जो एनीमियाज होते हैं या डिफरेंट कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसके अंदर रेड ब्लड सेल उनके जो शेप है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। अब कुछ शेप जो है उनका यहाँ जिक्र मौजूद है, जैसे क्रीनेशन है, स्फीरोसाइटोसिस है, लिप्टोसाइटोसिस, सिकल सेल, पाइक्लोसाइटोसिस। नंबर 1 पे क्रीनेशन है, हाइपरटोनिक कंडीशन जो है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल श्रिंक कर जाता है उसको कहते हैं क्रीनेशन। ग्लोबुलर फॉर्म जो बन जाएगी रेड ब्लड सेल की उसे कहते हैं स्फीरोसाइटोसिस। जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया, अगर प्रोटीन स्पेक्ट्रम अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है या एब्सेंस हो जाती है तो उसकी वजह से रेड ब्लड सेल बाइकनकेव से ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाएगा, उसे कहेंगे स्फीरोसाइट। कुछ ऐसी कंडीशन एनीमियाज वगैरह की हो जाती है जिसमें एलिप्टोसाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं, एलिप्टिकल शेप हो जाती है। ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह की ये एलिप्टिकल शेप होती है। सिकल सेल एक क्रिसेंट शेप सेल हो जाती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। पॉइक्लोसाइटोसिस, इसमें अनयूजुअल शेप हो जाती है, जैसे फ्लास्क है, हैमर है, आरबीसी प्रॉपर शेप में नहीं होते। ये डिफरेंट शेप्स यहाँ आपके सामने हैं, ये जैसे एक नॉर्मल बाइकनकेव शेप है, उसके बाद ये स्फीरोसाइट हो गया, ग्लोबुलर शेप है, ये माइक्रोस्फीरोसाइट, स्मॉल स्फीरोसाइट है ये। इसी तरह ये कंट्रैक्टेड सेल हो गया, ये एलिप्टिकल शेप इस तरह की होती है, ओवल शेप इस तरह की होती है, उसे ओवेलोसाइट कहते हैं। इसी तरह ये टेयर ड्रॉप, टेयर की शेप इसलिए इसे टेयर ड्रॉप कहा जाता है। ये एक टारगेट बना हुआ है, टारगेट जो है टारगेट सेल इसलिए इसको कहा जाता है, ये टारगेट की शेप का होता है। स्टोमेटोसाइट, ये दरमियान में से, ये जैसे आपको सेंटर में से या साइड में से ये इस तरह एक एम्प्टी स्पेस इसमें नजर आएगी, उसे कहते हैं स्टोमेटोसाइट। इसी तरह ये केराटोसाइट हो गया। शिस्टोसाइट, इस तरह फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल नजर आएंगे। किनोसाइट, इस तरह के प्रोजेक्शन इसके निकले हुए होंगे। अखेंथोसाइट, इस तरह के होते हैं। सिकल साइज, बोट शेप। ये जो रेड ब्लड सेल आपको नजर आ रहे हैं तो ये एक ब्लड की जो फिल्म होती है उसमें नजर आते हैं, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है इसको। अब ये वाले सेल इंडिकेट करते हैं कि इस वक्त को पेशेंट को कौन सा एनीमिया है या कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है। वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल, punctate basophilism, striated appearance of the RBCs by the presence of dots of basophilic material porphyrin is called punctate basophilism. It occurs in condition like lead poisoning. अब ये जो आपको एक नजर आ रहे हैं डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं तो इसको कहते हैं पंक्चुएट बेसोफिलिज्म। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये होता है, ये राउंडेड भी हो सकता है, इसे कहते हैं गोपलेट रिंग। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये डॉट डॉट सा एक रेड ब्लड सेल के अंदर,
इसे कहते हैं हॉल ड्यूली बॉडीज। अब ये जो पंक्चुअर बेसोफिलिज्म होता है, जो ब्लड पॉइजनिंग होती है, तो उसमें ये जो ब्लड फिल्म देखेंगे तो हमें ये नजर आ सकता है। इसी तरह रिंग इन रेड ब्लड सेल, जैसे गोबलेट रिंग की मैंने भी आपको दिखाया, तो वो इसे रिंग इन रेड ब्लड सेल कहा जाता है। अब ये जो बेसोफिलिक मटेरियल होता है उसको इससे बना होता है, और कुछ एनीमिया जो होते हैं जिनके अंदर ये नजर आता है। हॉल ड्यूली बॉडीज जो मैंने आपको भी दिखाया, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर ऐसे डॉट्स है, स्टेन, डार्क स्टेन है जिसमें, उसे कहते हैं हॉल ड्यूली बॉडीज।